के डीसी साहब हैं, जिला प्रशासन की ओर से अंत्येष्टि कार्यक्रम खातिर 1 लाख रुपये देवल है ना कि राशि तो कोई महत्व नहीं रखे, लड़की की जान से बढ़ के तो कुछ हो न सके, लेकिन इस अवसर पर सरकार प्रशासन ये सुविधा उपलब्ध करा सके, प्रशासन सरकार से यही मांग करते हैं कि यहाँ के जितने भी दबे कुचले लोग हैं, यहाँ के मजदूर हैं, बाहर पलायन न करे, इसके चलते यहाँ पे उद्योग लगाए। सरकार से हम यही मांग करते हैं कि यहाँ पे मजदूरी का जो व्यवस्था का जैसा कांड जो हुआ है ऐसा न हो दोबारा, इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा इसको मिलनी चाहिए और फांसी की सजा होना चाहिए, इससे और कोई सजा दूसरा हो नहीं। मजबूर हूँ साहब, इसीलिए मजदूर हूँ। घर में खाना नहीं था, रहने को छत नहीं था, गया था कमाने, आ गए गमा करके। ये कहना है एक पिता का, जो गुजरात में जघन्य अपराध उस 10 साल की बेटी के साथ हुआ है। शायद ऐसी दुर्घटना, ऐसा जघन्य अपराध, ऐसी निर्मम हत्या किसी के साथ न हो। माँ बाप गए थे कमाने, बेटी घर में अकेली। एक दरिंदे ने उसे उठा करके ले गया, उसके साथ दुष्कर्म किया और दुष्कर्म के बाद भी उसका जी नहीं भरा तो उसे मारा पीटा, उसके प्राइवेट पार्ट पे रॉड तक घुसा दिया। वो बच्ची हॉस्पिटल में जिंदगी की और मौत की जंग लड़ी, पर जंग को हार गई। कैसे ऐसे होते रहेंगे हर समय निर्भया के कारण? निर्भया जैसी जघन्य अपराध कब रुकेंगे? ये सवाल है प्रशासन का, ये सवाल है उन नेताओं का। कब तक ऐसे मरती रहेंगी बेटियां? कब तक होता रहेगा बेटियों से बलात्कार? हमारे और आपके लिए खबर है, 2 दिन बाद इस खबर से पर्दा ठक जाएगा और फिर निर्भया जैसी जघन्य अपराध हत्याकांड होता रहेगा। आखिर इन दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए? समाज के बड़े बड़े नामचीन लोग के लिए जवाब दें, प्रशासन जवाब दें, सरकार जवाब दे। आखिर पलायन कब रुकेगा पलामू से? गुजरात, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र ऐसे जगह पे कब पलायन करते रहेंगे लोग? बड़े बड़े लोग बैठे हैं यहाँ, मंत्री भी हैं, नेता भी हैं और प्रशासन भी है। कौन देगा जवाब? कब होती रहेंगी बेटियों की हत्या? कैसे रुकेगा ये बलात्कार? कैसे रुकेगा ये जघन्य अपराध? कब तक हॉस्पिटल में मर मर के दम तोड़ती रहेंगी बेटियां? तो ये सवाल है सब पर। खबर बनाते ही रूह कांप जाती है, जबान लड़खड़ाती है, पर क्या करें? खबर तो बनानी है, दिखानी है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। देखिए, एक 16 तारीख को ये अनफॉर्चुनेट घटना घटी थी और हम लोग उसके बाद से लगातार प्रशासनिक अधिकारी, राज्य स्तरीय अधिकारी भी संपर्क में थे और वहाँ से कल अनफॉर्चुनेटली कल रात को 2 बजे डेथ हो गई थी बच्ची की और उसके बाद वहाँ से डेड बॉडी को भेजा गया था। तो लगातार इस मामले में वहाँ के भरूच के जो डीएम उनसे बात हो रही थी और यहाँ पे बॉडी चूँकि अभी आ गई है, हम लोग सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे अंत्येष्टि करवाना समझ चाहेंगे, चूँकि ऑलरेडी मोर देन 24 आवर हो चुका है और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पे अभी आए हुए हैं और जितने जनप्रतिनिधि हैं, माननीय मंत्री भी यहाँ तुरंत आने वाले हैं। इसको हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पे लेकर के फैमिली को रिहेबिलिटेट करने के लिए जो आवश्यक कदम उठाया जाना चाहिए वो उठाया जाएगा। सरकार ने पहले भी अनुदान के रूप में कुछ राशियाँ दी थी और अभी भी हम लोग अंत्येष्टि कंप्लीट कराने के लिए यहाँ पे राशि एक मुहैया करा रहे हैं और साथ में कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में किसी भी फैमिली का पलायन नहीं हो, इसके लिए अथक प्रयास किया जाएगा प्रशासन की तरफ से। हम लोग एक जॉब क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे ताकि इनको आगे कोई समस्या नहीं हो। ये जो घटना घटी इस मासूम बच्ची के साथ और अंततः इस बच्ची की जान चली गई, इसकी जितनी भी निंदा की जाए
कि मानवता को शर्मसार करने वाला घटना इसको हम है, तो जितनी निंदा की जाए है सो उसको कम है। और इसके लिए हम देख रहे हैं कि जिला प्रशासन, राज्य सरकार सभी मुस्तैद हैं और इसको सहयोग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की जो सरकार है उनसे हम आग्रह करना चाहेंगे स्पीडी ट्रायल करा करके निश्चित रूप से उस दरिंदे को फांसी की सजा दी जाए, जिससे कि आने वाले समय में इस प्रकार से घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो सके। लेकिन ये जो बात अभी मंत्री जी बताए है उस निश्चित रूप से जो यहाँ पलामू में जो सुखाड़ होता है तो जो खेती पर आधारित मजदूर हैं उनको बाहर जाना पड़ता है अपनी रोजी रोटी के लिए, अपना जीविकोपार्जन के लिए, तो उस पर निश्चित रूप से सरकार में है सो ये दूसरे दर्जे के ये मंत्री हैं, इनसे हम आग्रह करें, सरकार से इनके माध्यम से आग्रह करेंगे कि जो यहाँ पर जो कि पांकी बराज का मामला है जो पड़ा हुआ है और जिससे भी खेतों में पानी मिल रहा है, और चाको पीरी सोंडे जलाशय सिंचाई परियोजना है वो आज लटका हुआ है, होता तो पांकी विधानसभा के एक एक खेत में पानी आता है, तो इसके लिए हम अलग से मिल करके मंत्री से हम आग्रह करेंगे और बताने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से ये लंबी है सो ये है कि तैयारी करनी पड़ेगी जिससे कि मजदूरों का पलायन यहाँ से बाहर जाने वाले को लोग पलायन रोका जा सके, कम किया जा सके, बंद तो नहीं किया जा सके लेकिन कम किया जा सके, रोका जा सके। मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी संवेदना व्यक्त की है जब ये बच्ची गुजरात में इसके साथ घटना घटी और फिर जो इलाज के क्रम में इनके ऊपर जो आर्थिक बोझ आ रहा था उसमें भी राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने काफ़ी आर्थिक सहयोग भी किया है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 4 लाख रुपया उन्हें उपलब्ध कराया गया था। और आज हमारे उपायुक्त पलामू ने काफ़ी इनिशिएटिव लेते हुए ये कहा है कि अंत्येष्टि के क्रम में जो खर्च होगा उसे जिला प्रशासन वहन करेगी। और फिर ये भी कहा गया है जो मानवीय आधार है इसके पीछे जितनी बड़ी घटना घटी है और वो जो इंसानियत को हिला देने वाली घटना है, तो उस परिप्रेक्ष्य में ये बाकी तो कुछ किया नहीं जा सकता है इस विषय पर, कानून अपना काम करेगा, वहाँ गुजरात प्रशासन के लोग काम करेंगे, लेकिन एक मानवीय आधार होता है। तो उपायुक्त पलामू ने कहा है कि हम पीड़ित परिवार को अब वो आवास की भी सुविधा उपलब्ध कराएंगे और ये प्रयास होगा कि इनके घर में यदि कोई वैसी पात्रता रखने वाले लोग हैं तो सरकारी नौकरी भी उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा या फिर संविदा के आधार पर उन्हें सेवा उनकी सेवा वहाँ दी जाएगी। सर मेरा नाम सुदर्शन हुआ। मेरा जीजा रहते थे बाहर में, गुजरात में काम करने के लिए गए थे, सब अपने फैमिली के लेकर, ठेकेदार लेकर गया था। उस जगह पे काम कर रहे थे, उसके साथ में बंदे और भी रहते थे, उनके साथ काम करते थे, तो जान पहचान काफ़ी हो गया था उनके साथ। तो वो बच्ची घर पे रहती थी हमेशा। तो एक दिन वो लड़का को पता नहीं क्या मन में आया, वो लड़का छुट्टी करने के बाद उसी ने उस रूम में ही रह गया। बाकी मेरा जीजा और मेरे बहन काम पे चले गए। काम पे जाने के बाद वो लोग काम पे तो काम कर रहे थे, तब तक मेरे भांजी सब घर पे थे। बड़ी भांजी को थप्पड़ मारा और उसको उठा के ले गया। उठा के ले जाने के बाद उसका मेरा जो छोटा भांजा है, वो छोटा भांजा ने उसको देखा तो बताया कि मेरी बहन को ले गया। मेरी बहन आई तो पूछा कि तुम्हारी बड़ी बहन कहाँ है जिसके साथ ऐसा कुंभकर्ण हुआ है। तो उसने बोला कि वो लेके गया। तो उसका नाम नहीं बताता था, उसका घर पे उसको दादा दादा कह के बुलाते थे, बूढ़ा कि बूढ़ा लेके गया। घर पे रहते थे तो उसको बूढ़ा बुलाते थे। उसका मेन नाम है विजय, वो उसका घर है लालगढ़। और इस काम को जब ऐसा कांड होने के बाद मेरे पास फोन आया कि ऐसा कांड हुआ है, तो मैंने जाने का प्लानिंग बनाया, पर मैं जा नहीं पाया जल्दी। पर मैं जाने लगा था तो फिर बीच में फोन आया कि तुम वापस हो जाओ। तो मैं सुनने में आया गिरफ्तारी हुई है, मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया था। पर मैं फिर दोबारा से फोन किया अपने जीजे के पास, जीजा बोला कि वो आमदीन पकड़ा गया। का मामला था कि घर जो है नहीं था, कमाने गया था बाहरे,
भरे हुए अति साइड था, वहाँ कमा रहा था। हम लोग को पता नहीं था कहाँ पर रहता था। उसका 3 लड़का 3 लड़की 6 गो होता था, दो वही लोग था, 8 होता है। और घर जरा पैसा कौड़ी कारण चलते नहीं बना पा रहा, इसके चलते वाले बच्चे से बाहर रहता था। साल में 1 बार आता था। तो किसके घर में रहता था? वो संतोष भैया के हम ही दिए, संतोष भैया नाम है। मैं अपने हिसाब से इसको लो रहो, जब तक नए घर बनेगा तब तक तुम यहाँ रहो। और ये भी करता तो आना जाना लगा रहबे करता है। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।